आज मैं जानकारी दूंगा कि पौधे का पत्ता पीला क्यों पड़ता है और इस पीलेपन को खत्म कैसे किया जाए। आपने भी देखा होगा कि बहुत सारे पौधे का पत्ता पीला पड़ जाता है, जिस कारण से उसमें फल फूल कम लगता है और पत्ते के पीला पड़ने से पौधे की खूबसूरती पर भी असर पड़ता है। अपडेट के साथ में आपको ये जानकारी दूंगा, तो पूरा आखिर तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि पौधे का पत्ता पीला क्यों होता है और उसके बाद मैं आपको जानकारी दूंगा कि इस पीलेपन को कैसे ख़त्म किया जाए। और जो मैं आपको जानकारी दूंगा वो हर एक प्लांट के लिए है, इंडोर प्लांट के लिए भी है और आउटडोर प्लांट के लिए भी है। पत्ते के पीला होने का सबसे पहला कारण है नाइट्रोजन की कमी। जब पौधे में नाइट्रोजन की कमी होती है तो सबसे पहले पुराना पत्ता पीला पड़ने लगता है। धीरे धीरे पूरा का पूरा पत्ता ही पीला पड़ जाता है और जब प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है तो पीला पत्ता धीरे धीरे सफ़ेद होने लगता है। नाइट्रोजन की कमी से पत्ता तो पीला होता ही है, साथ ही साथ ब्रांचेज लंबी और पतली होती है। पत्ते के पीला होने का दूसरा कारण है मैग्नीशियम की कमी। ये कमी भी पहले पौधे के पुराने पत्ते पर दिखाई देती है। इसमें पत्ते का नस हरा रहता है और बीच में पीला पीला धब्बा दिखता है। मैग्नीशियम की कमी पुरानी पत्तियों में सबसे पहले दिखाई देती है और पत्ते के सिरे से ये प्रॉब्लम शुरू होती है। प्रॉब्लम ज़्यादा होने पर नया और पुराना पत्ता सभी पत्तियों पर यह प्रॉब्लम दिखाई देती है। पौधे को मैग्नीशियम कम चाहिए होता है, इसकी पूर्ति आसानी से हो जाती है और मैग्नीशियम की कमी खास तौर से तब होता है जब हम पौधे में पोटेशियम रिच खाद और फर्टिलाइजर ज़्यादा देते हैं। पोटेशियम की अधिकता से मिट्टी में मैग्नीशियम होता है लेकिन पौधा उसे नहीं ले पाता है और साथ ही साथ पीएच लेवल बिगड़ जाने के कारण भी मिट्टी में मैग्नीशियम होने के बावजूद भी पौधा मैग्नीशियम को नहीं ले पाता है। तीसरा कारण है आयरन की कमी। आयरन की कमी यानी लौह तत्व की कमी पौधे की नई पत्तियों में सबसे पहले दिखाई देती है। इसमें भी पत्ते का नस हरा होता है और बीच में पीला पीला धब्बा होता है और आयरन की कमी भी पीएच लेवल के बिगड़ जाने के कारण होता है। मिट्टी में आयरन होने के बावजूद भी पौधा उसे नहीं ले पाता है और जब हम फास्फोरस रिच खाद और फर्टिलाइजर ज़्यादा देते हैं तब भी मिट्टी में भले ही आयरन होता है लेकिन पौधे की जड़ उसे नहीं ले पाती है। आयरन की कमी ज़्यादा होने से सभी पत्ता धीरे धीरे पूरी तरीके से पीला पड़ने लगता है। चौथा कारण है पोटेशियम की कमी। इस कमी में होता यह है कि पत्ते का किनारा धीरे धीरे पीला पड़ने लगता है और कमी ज़्यादा होने से अधिकतर पत्ता पीला पड़ जाता है। इन सभी कारणों से या तो पत्ता पूरी तरीके से पीला पड़ जाता है या फिर पत्ते में पीलापन पड़ता है लेकिन पत्ता गिरता नहीं है, पौधे पर टिका रहता है। महीना 2 महीना 4 महीने तक भी टिका रह जाता है। पांचवा कारण है ओवर वाटरिंग और अंडर वाटरिंग। पानी की अधिकता और पानी की कमी। पानी की कमी से धीरे धीरे पत्ता पीला होता है लेकिन पानी की अधिकता से कुछ ही समय में पत्ता पीला पड़ जाता है। पानी की कमी और बेसी दोनों ही कारण से पत्ता जब पीला पड़ता है तो कुछ ही दिनों में गिर जाता है। गर्मी और सर्दी के मौसम में पौधे में पानी कैसे दिया जाए, इस बारे में मैं डिटेल वीडियो बना कर दे चुका हूँ, आप उसे देख लीजिएगा और उस हिसाब से आप पौधे में पानी देते हैं तो ना ही ओवर वाटरिंग होगी और ना ही पानी की कमी होगी। छठा कारण है पौधे की जड़ का डिस्टर्ब होना। जब हम पौधे की जड़ की रूट प्रूनिंग करते हैं यानी उसकी जड़ को काटते हैं या फिर जड़ में से पूरी मिट्टी को निकाल कर पौधे को लगाते हैं या फिर जब हम पौधे को ग्रो करते हैं तो थोड़ी बहुत मिट्टी को निकालते हैं जिससे जड़ टूटती है। चाहे जिस भी कारण से जड़ डिस्टर्ब हो रही है तो पौधे को ग्रो करने के कुछ दिन बाद पत्ता पीला पड़कर गिरेगा। तो इन दोनों कारणों से पत्ता पीला पड़ता है और कुछ ही दिनों में गिर जाता है।
इंसेक्ट के कारण भी पत्ता पीला होता है, खास तौर से रस चूसने वाला कीट जैसे मिलीबग, एफिड, व्हाइटफ्लाई और कभी-कभी और माइट के कारण भी ये प्रॉब्लम होती है। दरअसल रस चूसने वाला कीट करता ये है कि पौधे के कोमल हिस्से में से, पौधे के फ्लावर बड में से, नई ब्रांच में से और पत्ते में से रस को चूसता है, पौधे के उत्तक में होल करता है और पौधे ने जो भी पोषक तत्व अपने लिए बनाया था उन सभी को इंसेक्ट खुद के लिए इस्तेमाल करता है, जिस कारण से पत्ता धीरे धीरे पीला पड़ जाता है। फंगस लगने से भी पौधे के पत्ते में पीलापन होता है, पत्ते में पीला धब्बा पड़ जाता है, क्योंकि फंगस पौधे के उत्तक और सेल को नुकसान पहुंचाता है और पौधे की पूरी एनर्जी को फंगस खुद की वृद्धि और विकास के लिए इस्तेमाल करता है, जिससे पत्ते पर पीलापन दिखाई देता है। फंगस से निजात पाने के लिए आप किसी भी टाइप के फंगिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे स्क्वार, मिस्टर टॉप, बेविस्टिन, साफ और भी फंगिसाइड आता है। आपके पास जो भी फंगिसाइड है आप उसका इस्तेमाल कीजिए और पौधे को फंगस से बचाइए। पौधे पर फंगस का असरात दिखते ही जब आप फंगिसाइड का इस्तेमाल करते हैं तो कम समय में फंगस से निजात मिल जाती है। और डोरमेंसी के कारण भी कुछ पौधों का पत्ता कभी कभी पीला पड़ जाता है। और डोरमेंसी मतलब सुस्त अवस्था। जिस पौधे की ग्रोथ गर्मी और बरसात में होती है उसका डोरमेंसी पीरियड विंटर सीजन है, और जिस पौधे की ग्रोथ सर्दी के मौसम में और स्प्रिंग सीजन में होती है उसका डोरमेंसी पीरियड गर्मी और बरसात का मौसम है। लेकिन डोरमेंसी के पीरियड में अक्सर पौधे का पत्ता पीला तभी पड़ता है और जब आप पानी उसमें ज़रूरत से ज़्यादा देते हैं या फिर ओवर फर्टिलाइजर कर देते हैं, यानी कि खाद पानी ज़्यादा देने पर। और डोरमेंसी की पीरियड में पौधे का पत्ता पीला पड़ जाता है क्योंकि डोरमेंसी में पौधे की ग्रोथ कम होती है और यदि हम खाद पानी ज़्यादा देते हैं तो पौधा उसका इस्तेमाल नहीं कर पाता है, जिस कारण से पत्ता पीला पड़ने लगता है। और कभी कभी गर्मी या फिर ठंडी ज्यादा बढ़ जाती है तो मौसम की इस तब्दीली के कारण भी और डोरमेंसी की पीरियड में पौधे का पत्ता पीला पड़ने लगता है। जैसे ये अजेलिया का प्लांट है, गर्मी बरसात में इसकी ग्रोथ कम होती है, गर्मी बरसात इसके डोरमेंसी का पीरियड है और आप देख सकते हैं गर्मी के कारण इसका पत्ता पीला पड़ चुका है। अब मैं आपको बताता हूँ कि पौधे के पत्ते के पीलापन को ख़त्म कैसे किया जाए। तो यदि आपके पौधे में नाइट्रोजन की कमी, आयरन की कमी या फिर मैग्नीशियम की कमी है तो इन तीनों कमी को दूर करने का सबसे आसान तरीका है कि आप पौधे को नई पोटिंग मिक्स के साथ पहले से बड़े गमले में लगा लीजिए। लेकिन इस बात का ख्याल रखना है जो आप मिट्टी लेंगे वो जमीन की टॉप लेयर की मिट्टी को लेना है, क्योंकि ऊपर की मिट्टी में पोषक तत्व ज्यादा होता है जिससे खास तौर से नाइट्रोजन, आयरन और मैग्नीशियम की पूर्ति हो जाती है। इस बात का भी ख्याल रखना है और नई मिट्टी को लेना है, पुराने गमले की मिट्टी का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि पुरानी मिट्टी में पहले से पोषक तत्व कम है, हो सकता है बहुत ज्यादा कमी हो। पुरानी मिट्टी को आप इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन उसका तरीका बिल्कुल अलग है जो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा। तो आपको जमीन की टॉप लेयर की मिट्टी को लेना है और उसमें खाद को मिला देना है। यदि आप सैंड मिलाना चाहें तो सैंड को भी मिला सकते हैं। और ख्याल रखना है आप जिस पौधे को ग्रो कर रहे हैं आप उसकी खुद की पोटिंग मिक्स में आप उसे ग्रो कीजिए। मैं भी हर एक पौधे की बात कर रहा हूँ और मैं इसमें आपको हर एक पोटिंग मिक्स की जानकारी नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मैंने बहुत सारे पौधों के पोटिंग मिक्स की जानकारी अलग अलग वीडियो में दे रखी है। आप जिस पौधे को ग्रो करना चाहते हैं उसके वीडियो को देख लीजिए। पौधे को रिपोर्ट करने में बेहतर है कि आप जहां तक उसकी पुरानी मिट्टी को निकाल सकते हैं और निकाल दीजिए। 10-20% जड़ टूट भी जाती है तो इससे प्रॉब्लम नहीं होगी। और यदि समर सीजन का परमानेंट प्लांट है और आप उसे स्प्रिंग सीजन में या फिर बरसात के मौसम में ग्रो कर रहे हैं तो 50% जड़ भी टूट जाता है, तब भी पौधे में समस्या नहीं होगी। हाँ, पत्ता पीला पड़ के गिरेगा लेकिन पौधा नहीं मरेगा, नया पत्ता निकल आएगा। इस पौधे में नाइट्रोजन की कमी है।
और इसे भी इसी तरीके से रिपोर्ट कर देना है। और इसमें आयरन और नाइट्रोजन उन दोनों की कमी है और कमी का कारण है मिट्टी की एसिडिटी का खराब हो जाना। तो मैं इसकी बहुत सारी मिट्टी को निकाल दूंगा। अब आपको 7 से 10 दिन के अंदर में एक मिक्सचर खाद देना है। इसके लिए आपको लेना है नीम केक 1 पार्ट। नीम केक में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक, आयरन, मैग्नीशियम, बोरॉन, मैग्नीज इत्यादि पोषक तत्व होता है और यह पौधे को फंगस से भी बचाती है। दूसरा ऑर्गेनिक खाद है बॉन मील। इसे भी 1 पार्ट लेना है। यदि आप बॉन मील का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो रॉक फॉस्फेट ले सकते हैं, यह भी ऑर्गेनिक होता है। और यदि आप दोनों का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आपको केमिकल फर्टिलाइजर लेना है और इसके लिए लेना है DAP, लेकिन आधा पार्ट। बॉन मील, रॉक फॉस्फेट और DAP से मुख्यतः फास्फोरस की पूर्ति होती है। ये है पोटास, पोटेशियम की पूर्ति के लिए। यदि आप पोटास नहीं लेना चाहते हैं तो आप केले के छिलके को ले सकते हैं। पके हुए केले के छिलके को धूप में सुखाना है, फिर उसके बाद उसे पीसकर पाउडर फॉर्म में तब्दील कर देना है और उसे नीम केक के बराबर ले लेना है। और यदि आप पोटास का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आधा पार्ट लेना है, यानी कि आपने जितना नीम केक लिया था उससे आपको आधा लेना है। ये है मैग्नीशियम सल्फेट। इसे एप्सम साल्ट के नाम से जाना जाता है। इसका इस्तेमाल करने से मैग्नीशियम और सल्फेट दोनों पोषक तत्वों की पूर्ति होती है। इसे भी आधा पार्ट लेना है। इन सभी को मिक्स करना है, उसके बाद आपको इस्तेमाल करना है। इसका इस्तेमाल आप किसी भी पौधे के पत्ते की हरियाली को वापस लाने के लिए कर सकते हैं। और जब आप इसका इस्तेमाल ऐसे पौधों में करते हैं जिसे फास्फोरस की ज़रूरत कम होती है, जैसे बोगनविलिया और हिबिस्कस, तो इसका इस्तेमाल करने से पत्ता हरा भरा रहता है और साथ ही साथ में पौधा फ्लावर से भरा पड़ा रहता है। तो आप इसका इस्तेमाल हिबिस्कस और बोगनविलिया के पौधे में हमेशा करते रहिए, लेकिन बाकी पौधों में आप इसका इस्तेमाल कीजिए। और साथ ही साथ उन पौधों में कुछ और को भी देना पड़ेगा, जिससे उन पौधों में अधिक संख्या में फ्लावर खिलेगा। 10 इंच के गमले में 5 ग्राम देना है। इसे देने के बाद मिट्टी की उड़ाई नहीं करनी है, बस देकर छोड़ देना है। लेकिन हाँ, सूखी मिट्टी में इसका इस्तेमाल नहीं करना है। या तो आप इसे देने से पहले पौधे में पानी दीजिए या फिर इसका इस्तेमाल करने के बाद पौधे में पानी दीजिए। मिट्टी की उड़ाई करना चाहे तो इसे देने से पहले कीजिए, लेकिन देने के बाद नहीं करना है। आप इस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कीजिए और नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, आयरन और पोटेशियम, इन चारों कमी की पूर्ति हो जाएगी और पत्ता हरा भरा हो जाएगा। इस खाद को आप हर एक मौसम में दे सकते हैं, बस गर्मी में कम देना है और ठंडी में थोड़ा ज़्यादा देना है। और ये देखिए, ये है कुछ दिन बाद का अपडेट और मैंने इसमें जो काम आपको बताया है, यानी कि इसे नई पोटिंग मिक्स के साथ रिपोर्ट किया है और फर्टिलाइजर मिक्स को दिया है और आप रिजल्ट देख सकते हैं। पत्ते का पीलापन खत्म हो चुका है और वही पत्ता वापस हरा हो चुका है और नया पत्ता भी हरा भरा निकल रहा है। तो आप इसका इस्तेमाल कीजिए, आपको रिजल्ट मिलेगा। अब बात आती है, यदि आप रिपोर्ट नहीं करना चाहते हैं या फिर आपने पौधे को जमीन में लगा रखा है, तब क्या करें। तब इस सूरत में यदि आपके पौधे में नाइट्रोजन की कमी है और अगर आप ऑर्गेनिक इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप किसी भी टाइप की कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। खास तौर से गॉट मैन्योर, काउडंग कंपोस्ट, हॉर्न मिल, इन तीनों में नाइट्रोजन प्रचुर मात्रा में होता है जो पत्ते के पीलापन को खत्म कर देगा। और यदि आप नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए केमिकल का इस्तेमाल करना चाहते हैं तब आप यूरिया को ले सकते हैं, अमोनियम नाइट्रेट को भी ले सकते हैं और बैलेंस्ड NPK को भी ले सकते हैं, जैसे 19-19-19, 20-20-20 को भी ले सकते हैं। आपके पास जो है उसका इस्तेमाल कीजिए, नाइट्रोजन की पूर्ति होगी और पत्ता वापस हरा भरा हो जाएगा।
और यदि आपके पौधे में मैग्नीशियम की कमी है और आप पौधे को रिपोर्ट नहीं कर सकते या फिर आपने पौधे को जमीन में लगा रखा है, तो मैग्नीशियम की पूर्ति के लिए ऑर्गेनिक तरीका है कि पौधे में लाइम स्टोन मैग्नीशियम का इस्तेमाल कीजिए या फिर शैवाल युक्त चूना पत्थर का प्रयोग कीजिए। और यदि प्रॉब्लम कम है तो आप किसी भी टाइप की कंपोस्ट का इस्तेमाल करते हैं तो मैग्नीशियम की पूर्ति हो जाती है। आप नीम केक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यदि आप मैग्नीशियम की पूर्ति के लिए केमिकल का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड को ले सकते हैं या फिर मैग्नीशियम सल्फेट को भी ले सकते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट को एप्सम साल्ट के नाम से भी जाना जाता है। और यदि आपके पौधे के पत्ते में पोटेशियम की कमी है तो ऑर्गेनिक तौर पर केले के छिलके को धूप में सुखाकर उसका पाउडर बनाकर गमले की मिट्टी में दीजिए। यदि आप पाउडर नहीं बना सकते हैं तो केले के छिलके को 3-4 महीना डिकम्पोज करके उसका कंपोस्ट खाद बना कर दीजिए। यदि आप ये भी नहीं कर सकते हैं तो छिलके को धूप में सुखाकर उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट दीजिए और गमले की मिट्टी में दफन कर दीजिए। 10 इंच के गमले में 10 से 12 ग्राम केले के छिलके का पाउडर महीने में 1 दफा देना है। और इतनी ही मात्रा में यदि आपके पास कंपोस्ट है इसका तो आप कंपोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। केमिकल तौर पर सबसे आसान और आसानी से मिलने वाला है पोटास। ये लगभग 7-8 इंच का गमला है लेकिन पौधा बड़ा है तो इसमें लगभग 2 ग्राम पोटास को मैं दे रहा हूँ। ख्याल रखिएगा पोटास खाद देने के बाद आपको पानी देना है या फिर गीली मिट्टी में देना है। पोटास की जगह पर NPK 0050 को भी दे सकते हैं। पोटास को भी महीने में सिर्फ 1 दफा देना है। और यदि आपके पास पोटास नहीं है तो NPK 0050 को भी दे सकते हैं। आप चाहे तो 0050 को पानी में घोल कर हर 7 दिनों के अंतराल पर स्प्रे भी कर सकते हैं। इस बात का ख्याल रखिएगा किसी भी खाद और फर्टिलाइजर की मात्रा पौधे की ग्रोथ पर निर्भर करता है। और जब आप कंपोस्ट खाद किसी पौधे में दे रहे हैं तो 10 इंच के गमले में लगे पौधे में 150 से 200 ग्राम देना है महीने में सिर्फ 1 दफा। और जब आप केमिकल फर्टिलाइजर किसी पौधे में देना चाहते हैं और जब आप एप्सम सॉल्ट देंगे तो 8-10 इंच के गमले में 2 से 2.5 ग्राम देना है महीने में सिर्फ 1 दफा। या फिर 3 ग्राम को 1 लीटर पानी में घोलकर हर 7 दिन के अंतराल पर स्प्रे भी कर सकते हैं। और बैलेंस NPK का जब आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो 2 ग्राम को 1 लीटर पानी में घोलिए और हर 7 दिन के अंतराल पर स्प्रे कीजिए। तो आप जिस भी खाद और फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना चाहते हैं उसे सही मात्रा में इस्तेमाल कीजिए, तभी आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। और किसी भी खाद और फर्टिलाइजर की मात्रा पौधे पर निर्भर करती है। हाँ, यदि आप केमिकल फर्टिलाइजर को स्प्रे करना चाहें तो केमिकल फर्टिलाइजर की 2 ग्राम मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर 7 दिनों के अंतराल पर दे सकते हैं। इस बात का ख्याल रखिएगा यदि मिट्टी का pH बिगड़ चुका है, मिट्टी बहुत ज़्यादा अम्लीय या फिर क्षारीय हो चुकी है तो किसी भी खाद और फर्टिलाइज़र को देने के साथ ही साथ आपको मिट्टी के pH लेवल को भी बैलेंस करना है। यदि आपकी मिट्टी क्षारीय है तब आप एलम का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि आप फिटकरी को यूज़ में लाइए। और यदि आपकी मिट्टी में एसिडिटी ज़्यादा है तो मिट्टी की अम्लीयता को कम करने के लिए आप चूने के पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 ग्राम को 1 लीटर पानी में घोलना है और महीने में 1 दफ़ा दे दीजिए। जब मिट्टी का pH सही रहेगा तभी जो मैंने खाद और फर्टिलाइज़र बताया है उसका इस्तेमाल होगा। इसे देने के बाद अब आपको देखना है कि आपके पौधे में किस पोषक तत्व की कमी से ये प्रॉब्लम हो रही है। जैसे इसमें मैग्नीशियम की कमी है तो आपको इसमें मैग्नीशियम से निजात पाने के लिए खाद और फर्टिलाइज़र देना है। तो मैं ये एप्सम साल्ट को यूज़ में ला रहा हूँ। और यदि आप पौधे को नई पोटिंग मिक्स के साथ रिपोर्ट करते हैं और ज़्यादातर पुरानी मिट्टी को पौधे की जड़ में से हटा देते हैं तो आपको pH के लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको ना ही एलम और ना ही चूने के पानी का इस्तेमाल करना है। और जिस पौधे को आप किसी भी कारण से रिपोर्ट नहीं कर सकते हैं या फिर पौधा ज़मीन में लगा हुआ है तब आपको उसकी pH का भी ख्याल रखना है। चूने का पानी या फिर एलम और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें आती है तो जो मिट्टी के pH को मेंटेन रखती है, आपको उसका इस्तेमाल करना है। यदि आप ऑर्गेनिक खाद देते हैं और केमिकल कम देते हैं तो आपको pH के लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। pH को मेंटेन रखने का
सबसे बेहतर ऑर्गेनिक खाद है नीम केक। बात आती है इंसेक्ट लगने पर इसके पत्ते को पीला होने से कैसे बचाया जाए। तो इसके लिए इंसेक्ट को खत्म करना पड़ेगा, तभी आगे चलकर पत्ता पीला नहीं पड़ेगा। लेकिन जो पीला पड़ चुका है वो वापस हरा नहीं होगा। तो सभी रस चूसक कीट से निजात पाने का ऑर्गेनिक तरीका है कि आप नीम ऑयल स्प्रे का इस्तेमाल कीजिए। इसके लिए 1 लीटर हल्का गुनगुना पानी लीजिए, उसमें 5 ग्राम नीम ऑयल और 3 से 4 ग्राम उसमें डिटर्जेंट या फिर शैम्पू का इस्तेमाल कीजिए और मिक्स करके पौधे के पत्ते पर स्प्रे कीजिए। 5-6 दिन के अंतराल पर इस्तेमाल करने से काफ़ी हद तक कीट खत्म हो जाता है। हाँ, यदि प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ चुकी है तब आपको केमिकल इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। नीम ऑयल के अलावा कीटनाशक साबुन भी आता है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यदि इन कीटों से निजात पाने के लिए केमिकल की बात की जाए तो सबसे आसान और आसानी से मिलने वाला इंसेक्टिसाइड है कॉन्फिडो। आप इसका इस्तेमाल कीजिए, काफ़ी हद तक इन कीटों से निजात मिल जाती है। ख़ास तौर से एफिड और थ्रिप्स से तो छुटकारा मिल ही जाता है। बाकी आपको आगे चलकर हर एक कीट के बारे में डिटेल वीडियो देखने को मिलेगी कि किस कीट से निजात पाने के लिए हम कौन सा ऑर्गेनिक कीटनाशक इस्तेमाल करें और कौन सा केमिकल इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल करें। इन दोनों प्लांट के अलावा किसी और प्लांट के पत्ते के पीलापन को ख़त्म करने की मैंने कोशिश नहीं की है, इसलिए मैं बाकी सभी का अपडेट नहीं दे रहा हूँ। लेकिन हाँ, कुछ टाइम बाद मैं बाकी सभी का अपडेट भी दूंगा। तो इनके अपडेट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि जब मैं अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी।